आज फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 कणों का निकाय एवं घूर्णी गति सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर के आज हम न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न करेंगे। क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। इसकी इंग्लिश होगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें आज का टॉपिक है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम पहले क्वेश्चन पहली प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़कर सुनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है एक समान द्रव्यमान घनत्व के निम्नलिखित पिंडों में से प्रत्येक के द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति मीन्स पोजीशन लिखिए। तो विभिन्न आकृतियों के नाम दिए हैं, उनमें सेंटर ऑफ मास हमको बताना है कहां पर स्थित होगा। आकृतियों के नाम हैं, पहला है गोला, दूसरी आकृति है सिलेंडर, और तीसरी आकृति है छल्ला, तार का कोई घेरा, वलय कहते हैं, और चौथी आकृति है घन। ये कोई गोली या गोला स्फेरिकल फॉर्म में होगी, इसमें गोला लिखा है, मैंने लिख दिया। स्फीयर, सिलेंडर, कोई रिंग, और ये है क्यूब। तो गोले का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके कहां पर होगा? केंद्र पर। एक केंद्र होगा, इसका सेंटर ऑफ मास केंद्र होगा। सिलेंडर का भी उसकी जो एक्सिस होगी उसका मिड पॉइंट होगा। जैसे सिलेंडर में ये बनाऊं तो इसके दोनों आधार को मिलाने वाली रेखा इसकी अक्ष कहलाएगी। इसका जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, वो सेंटर ऑफ मास होगा। मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका मिड पॉइंट यहीं पर ही संतुलित होगा, ये सेंटर ऑफ मास। छल्ला कोई रिंग है, तो बीच में खाली स्थान है, मास किनारे किनारे पर है, तो इस तरह की आकृतियों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसमें होगा। द्रव्यमान जो इसका किनारे पर है, और जो क्यूब है, घन है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके विकर्णों के डायगोनल के कटान बिंदु पर होगा। ये मैं एक घन बना रहा हूं, क्यूब, और एक क्यूब के कोने मिला दिए, तो इनके जो डायगोनल होंगे वो डायगोनल जहां काटेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2,
दूसरे क्वेश्चन में दिया है HCl अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी दी है। HCl अणु, तो HCl अणु में दो परमाणु हैं, एक तो हाइड्रोजन परमाणु और एक Cl परमाणु। हाइड्रोजन से क्लोरीन लगभग 35 गुना भारी होता है। तो इसमें लिखा भी होगा क्वेश्चन में कि इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 35.5 गुना है। तो इसका मैं अगर मास मानूंगा 1, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 35.5। ये M1 और ये M2। इनके बीच की डिस्टेंस दी है 1.27 एंगस्ट्रॉम। और इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा ये पूछा है। तो यह द्रव्यमान अधिक है। अगर ये दोनों बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, बीच में। लेकिन ये बड़ा है तो द्रव्यमान केंद्र बड़ी वस्तु की ओर होता है, तो मध्य पॉइंट से इसकी ओर को होगा, यहां कहीं होगा। तो हमने क्या किया, वो दूरी जो निकल के आएगी यहां कहीं पर हमने मान लिया सेंटर ऑफ मास, और उसकी इससे जो दूरी है वो क्या मान ली, RCM। तो वो डिस्टेंस हम किससे नाप के दिखा रहे हैं, पहले द्रव्यमान से। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। तो फॉर्मूला लगाएंगे RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। M1, यहां द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डिस्टेंस जो लिखी जाएगी वो इससे लिखी जाएगी। तो M1 की जगह आएगा 1 इंटू R1 की वैल्यू लगाई जाएगी 0, M2 का मान 35.5 इंटू R2 की वैल्यू ये 1.27 अपॉन M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 35.5, ये हो गया 0 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 7 तियां 21 और 3 24, 2 और 1 3 डिजिट पहले पॉइंट, लास्ट में पूरी मल्टीप्लाई के बाद पॉइंट लगाएंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 तियां 6 और 1 7, 5 5 3, 5 8, 5 और 5 10, 3 7 10 5 15 और 4 पॉइंट 2 और 1 3, तो ये आ गया 45.08 अपॉन 36.5, और ये वैल्यू हमारी एंगस्ट्रॉम में है 45। ये 45.08 को हम लिख सकते हैं 45.1, 8 हट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 36.5 एंगस्ट्रॉम। पॉइंट से पॉइंट हट गया। 365 से 451 को भाग करेंगे, 365 451, 365 से एक बार जाएगा, 11 में से 5 गए 6,
यहाँ रह गया 4, 14 में से 6 गए 8, पॉइंट लगा 0 2 बार। 1.2, 2 पंजे 10, 2 छक 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7, 0 3 और 1, 0 होता रहेगा अपने आप, पॉइंट लगा हुआ है। 3 बार जाएंगे। ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का फॉर्मूला लिखा। चूंकि 2 कण थे तो 2 पदों तक लिखा जाएगा। इसके सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र निकाल रहे हैं। द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन या दूरी इससे नापेंगे तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे m1 का मान 1, r1 की वैल्यू 0 लगेगी। जिसके सापेक्ष निकालते हैं द्रव्यमान केंद्र की लोकेशन, उस एटम के साथ जो दूरी ली जाएगी वो 0 रखी जाती है। अगर ये इसकी दूरी इधर के सापेक्ष निकालते तो Cl वाले में इधर 0 आता। तो m1 का मान 1, r1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 35.5, r2 की वैल्यू ये है। जिस द्रव्यमान के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन निकलेगी, उसके साथ में जो दूरी लगेगी वो 0 लगेगी। क्यों? क्योंकि इस द्रव्यमान की इस अक्ष से दूरी देखेंगे तो ये आ गई, और इस द्रव्यमान की इसी से दूरी लिखोगे, ये अक्ष तो इसी द्रव्यमान से जा रही है, हाइड्रोजन परमाणु से, तो अक्ष इसी से होकर जा रही है, इसलिए इस परमाणु की इसी अक्ष से दूरी 0 रखी जाएगी। मान लगा दिए, इसकी मल्टीप्लाई आ गई है, इनका योग 36.5, 8 5 से बड़ा है, इसे हटाकर यहाँ 1 आएगा, 45.1, 36.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इससे से भाग करेंगे तो ये आएगा, यही आंसर होगा। तो द्रव्यमान केंद्र हाइड्रोजन परमाणु से इतनी दूरी पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड प्रॉब्लम। कोई बच्चा किसी चिकने क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल v से गतिमान किसी लंबी ट्रॉली के एक सिरे पर बैठा है। कोई ट्रॉली है, बच्चे की खिलौना गाड़ी बड़ी, और उस ट्रॉली में पहिए लगे हुए हैं और वो ट्रॉली आगे की ओर v वेग से जा रही है। इसमें एक बच्चा एक किनारे पर यहां बैठा है। अचानक ये बच्चा खड़ा होकर ट्रॉली पर किसी भी प्रकार से यहां से इधर को दौड़ने लगता है। ये खड़ा हुआ और खड़ा होके ये क्या करता है, दौड़ने लगता है। जब दौड़ने लगता है तो निकाय में आएगी ट्रॉली और ये बच्चा। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या है? सवाल एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। एक ट्रॉली लुढ़क रही है फर्श पर, चिकनी फर्श पर, घर्षण को इग्नोर किया है। उसमें एक बच्चा बैठा है। बच्चा अचानक खड़ा होता है और खड़े होकर इसमें ट्रॉली में दौड़ने लगता है। तो पूरे निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी? तो यहां हम लगा रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम। चूंकि बच्चा ट्रॉली के अंदर है तो वो चाहे अंदर दौड़े या बैठे, वो उसके अंदर है, इसलिए ट्रॉली के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहेगा। ट्रॉली और बच्चे दोनों का जो टोटल सेंटर बनेगा, सेंटर ऑफ मास,
उसका वेग कांस्टेंट रहेगा, जो इस वेग ट्रॉली का है वही रहेगा। तो हमें यहां लिखना है संवेग संरक्षण के नियम से ट्रॉली का वेग कांस्टेंट रहेगा। उसका तर्क एक और है, क्योंकि ट्रॉली पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया। इसका कारण है कि ट्रॉली पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया। प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें दिया है कि दर्शाइए वेक्टर ए और वेक्टर बीच के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के परिमाण का आधा होता है। इसमें कहा है टू शो दैट, या दर्शाइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण का आधा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल इन दोनों साइड के मल्टीप्लाई का हाफ होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दो वेक्टर मानकर उनसे एक आकृति का निर्माण करेंगे। तो हमने मान लिया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसके समांतर, इस भुजा के समांतर मैं एक भुजा और ले रहा हूं। वेक्टर ए के समांतर ये साइड ले लेते हैं, वेक्टर बी के समांतर अगर ये साइड ले लें तो यहाँ एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा। इसके साथ अगर मैं इसके कोने मिला दूं तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। इसका नाम रखा मैंने ओ ए बी सी। तो ये समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों में कट चुका है। तो एक हमारा ट्रायंगल ये है, एक ये है। तो जो ये ट्रायंगल है ओ ए सी, इसका देखिए क्या करते हैं हम, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ये 8वीं 7वीं क्लास में होता है। एरिया लिखते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ये है, हाइट ये होती है। अब हाइट यहाँ जो यहाँ होगी वो यहाँ होगी। तो या तो मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर गिराऊं या परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर ले, बात एक ही है। इसके ये साइड्स पैरेलल है, तो यहाँ वेक्टर बी, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा। तो ये सामने की जो साइड परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा बी साइन थीटा। कैसे होगा देखें, इस छोटे से समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब की साइड है हमारी BC, कर्ण पर लिखा है B और इधर साइन थीटा। तो BC की वैल्यू हो गई B साइन थीटा। हमने दो वेक्टर लिए थे, वेक्टर A और B, कुछ एंगल पर इनको जोड़ा है। इसके समांतर ये साइड ले ली, इसके पैरेलल ये साइड ले ली, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बना। अब एरिया लिखते समय हमको ट्रायंगल की ऊंचाई की आवश्यकता है, तो हमने ये साइड आगे बढ़ाई और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया लंब,
वो लंब निकालने के लिए इस त्रिभुज में साइन का फॉर्मूला लगाया, लंब बटे कर्ण, तो लंब BC अपॉन कर्ण पर B। केवल स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे, साइन थीटा निकाल रहे हैं इसीलिए वेक्टर नहीं लगाया है। B की मल्टीप्लाई हो गई तो BC का मान हो गया B साइन थीटा, यही हमने यहां लिखा है। तो ये जो B साइन थीटा आया, यही इसकी हाइट हो जाएगी। इस त्रिभुज की जो हाइट होगी वो ये होगी। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस वेक्टर A इंटू हाइट ये वाली, क्या आएगा B साइन थीटा। दोनों ही मैंने स्केलर क्वांटिटी ले ली, तो 1/2 A इंटू B साइन थीटा, ये लिख दिया हमने। और इसे हम जानते हैं, पिछले चैप्टर से जानते हैं, चैप्टर नंबर 4, कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वो होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर A का मोड वेक्टर B का मोड इंटू साइन थीटा n कैप। अगर हम दोनों तरफ मोड ले लें तो वेक्टर A वेक्टर B का मोड इक्वल टू, इसका मोड लेने पर इनका एरो हट जाएगा, वेक्टर पर मोड लगाने पर उसका एरो हट जाता है, तो आएगा A B साइन थीटा और n कैप का मोड ले लिया जाएगा। इनका तो मोड पहले से ही हो रहा था, तो इन पर इस मोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन थीटा पर नहीं पड़ेगा, इसका मोड हो जाएगा A B साइन थीटा और इसका मोड का मान होता है 1। ये यूनिट वेक्टर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि A क्रॉस B साइन थीटा की वैल्यू यहां से ये आ रही है, तो मैं इसकी जगह इसे लगा सकता हूं। ये वैल्यू फर्स्ट में लगाएं, अगर हम समीकरण 1 से A इक्वल टू 1/2 और इसकी जगह ये आ जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो यही प्रूव्ड हो जाएगा। प्रूव्ड करना था कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल दोनों वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल के मॉड के इक्वल होता है, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है दर्शाइए कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C का परिमाण मतलब मॉड तीनों सदिशों वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C से बने समांतर षटफलक के आयतन के बराबर होता है। देखते हैं, ये सिद्ध करना है वॉल्यूम, या इधर लिख सकते हैं आयतन किसका, समांतर षटफलक। षटफलक का मतलब इसमें 6 फेस हों, जैसे घन में भी 6 फेस होते हैं क्यूब में। समांतर षटफलक आखिर हम कहेंगे किसे? ये डस्टर अगर रबड़ का होता तो फ्लेक्सिबल होता, और इसको मैं ऊपरी किनारे पर थोड़ा सा फोर्स लगाता तो ये ऊपरी हिस्सा थोड़ा इसका आगे को खिसक जाता, तो ये इस तरह की फिगर में आ जाता शेप में।
ये हिस्सा आगे का थोड़ा खिसक जाता, तो समांतर चतुर्भुज के द्वारा जो बनी आकृति होती उस टाइप में हो जाता, इसे हम कहेंगे समांतर षटफलक। ये बिल्कुल चौकोर है हर तरफ से, तो लंबाई चौड़ाई फिक्स है। इस समय ये है घनाभ क्यूबॉइड, और अगर ऊपर के सरफेस को धक्का दिया जाए, ये आगे को बढ़ जाए, तो उस समय इसका नाम पड़ जाएगा समांतर षटफलक। देखते हैं इसको। इसमें हमारे लिए सिर्फ दो वेक्टर दिए हुए हैं, गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ एंगल पर। तो हमने एक फिगर ड्रॉ की, वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है थीटा। इस वेक्टर के समांतर पैरेलल मैं गया, एक साइड यहां खींच दी, इसके समांतर गया, यहां खींच दी, इन्हें आपस में मिला दिया, मिल जाएंगे। चूंकि ये इसके पैरेलल है तो यहां पर भी कितनी वैल्यू होगी, वेक्टर बी, ये भी होगा वेक्टर ए। इसे डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाया और यहां से यहां एक लंब गिराया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये इसके पैरेलल है। नाम रखा इसका ओ, ए, बी, सी और डी। इस छोटे से त्रिभुज में इसमें साइन का फॉर्मूला लिखा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब पर क्या लिखा है BC, कर्ण पर क्या लिखा है B। केवल अदिश राशि लेंगे, साइन निकाल रहे हैं। तो BC की वैल्यू हो गई B साइन थीटा, तो ये वाली साइड हो गई B साइन थीटा। इसकी जो हाइट हो गई वो ये हो गई। देखिए सबसे पहले हम इसे देखेंगे। हमने लिखा वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो यहां आएगा बी इंटू सी इंटू साइन थीटा, इतना आ गया। अब मैं इसे इसके साथ में लिख रहा हूं, वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू, यहां एक यूनिट वेक्टर और आएगा, वो हमने लिखा एन कैप। तो पहले मैंने इसको लिख लिया, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब मैंने ये पूरा लिखा, ये लिखा, तो वेक्टर ए डॉट और इसकी वैल्यू ये वाली लगा दी, BC साइन थीटा एन कैप। तो अब इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई होगी, जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वो दो राशियों के बीच होगा, A के और N के। तो इन्हें एक साथ लिख लिया, वेक्टर A डॉट एन कैप BC साइन थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट से खोलेंगे तो आएगा A का मॉड इंटू एन कैप का मॉड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, हम थीटा पहले ये एंगल ले चुके हैं। तो षटफलक की जो तीसरी साइड है C, वो एंगल क्या बना रही होगी, अल्फा, उसे अल्फा मान लिया। तो इसका प्रोडक्ट ये खुलेगा और ये बाद का ऐसे ही आ जाएगा, BC साइन थीटा। तो A का मॉड मतलब A, एन कैप का मॉड 1 कॉस अल्फा BC साइन थीटा। 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A कॉस अल्फा इंटू B साइन थीटा और इंटू C।
तो ये 3 साइडें हो गई, एक को हम L मान सकते हैं, एक को B, एक को H, LVH। तो एक तरीके से ये आयतन को प्रदर्शित कर रही हैं, वॉल्यूम को। वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस डॉट वेक्टर C। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हमारा, यह इन 3 लेंथ के मल्टीप्लाई को दिखा रहा है। तो ये समांतर षटफलक के वॉल्यूम को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वॉल्यूम में हम क्या निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। षटफलक की फिगर कुछ अगर देखना चाहें तो इस तरह से होगी। ये तो हो गया घनाभ, नीचे से कस दिया जाए और ऊपर से यहाँ फोर्स लगाए, हम धक्का दें तो ये किनारे आगे आ जाएंगे, ये खिसक जाएगा आगे को। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये हो जाएगा समांतर षटफलक। इसकी एक साइड हो जाएगी ये A, ये वाली B और ये वाली C। तो इसका जो वॉल्यूम है वो इसका फॉर्मूला है। और यहां देख रहे हैं हम कि ये जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज की साइडें ही हैं ये लगी हुई। एक समांतर चतुर्भुज, इसकी एक फेस, एक सतह का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्वेश्चन है, एक कण जिसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर दिया है, वेक्टर R, जिसे हम लिख लेंगे xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, जहाँ i j k ये एकांक वेक्टर होते हैं x, y और z अक्षों के अनुदिश, अलोंग एक्सिस। और इसमें कोई रेखीय संवेग P दिया है, वेक्टर P, उसके भी कंपोनेंट्स हैं px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। जो हमारी एक्सिस होती है x y z, उनके अलोंग एकांक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो कहा है कि दर्शाइए xy तल में कोणीय संवेग का केवल z कंपोनेंट ही होता है। xy तल में, यहाँ xy तल ये वाला होगा, ये जो तल होगा ऐसा, ये yz तल होगा। तो xy तल का मतलब होता है जहां z की वैल्यू 0 हो। xy तल में z क्या लिया जाएगा, 0, केवल x और y के मान होंगे। तो कहा है कि वहां पर दर्शाओ कि कोणीय संवेग का केवल z कंपोनेंट ही होता है। देखिए करते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कोणीय संवेग की वैल्यू फाइंड करना है। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ये होता है वेक्टर L, इसकी वैल्यू होती है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। रेखीय संवेग का आघूर्ण मोमेंट, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एक सारणिक खींचते हैं, सारणिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेट। तो यहां हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, ये निकाल रहे हैं हम। पहला वेक्टर क्या है, r कैप,
तो आर इसके आई जे के जो कोफिशेंट हैं एक्स वाई जेड वो रखे जाएंगे, एक्स वाई जेड। दूसरा है पी, पी में भी यही कोफिशेंट रखे जाएंगे, पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब क्या करते हैं, जब हम आई का कोफिशेंट लिखेंगे तो आई को छिपाएंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। यह सारणिक को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो जब हम आई को लिखेंगे तो आई को छिपाएंगे, तो y की मल्टीप्लाई से होगी y पी जेड, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आई कैप ब्रेकेट, आई को छिपाया, y की मल्टीप्लाई y पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप। जब j का गुणांक लिखेंगे, j का कोफिशिएंट, तो j को छिपाएंगे, x की मल्टीप्लाई x पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस k कोफिशिएंट, k को लिखेंगे तो k को छिपाएंगे, k छिप गया तो इनकी मल्टीप्लाई x की इससे x पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये लिख लिया। अब जिस प्रकार से इधर की मल्टीप्लाई आई जे के में अलग अलग कोफिशिएंट हैं, वैसे ही एल के भी हमने कंपोनेंट तोड़ दिए। तो एल का पहला कंपोनेंट एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। अगर मैं इनकी कंपेयर कराऊं तो आई का गुणांक ये है, आई का गुणांक ये है, तो ये इसके बराबर लिखा जाएगा, एल एक्स इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इक्वल टू एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। चूंकि इधर प्लस में है ये माइनस में है तो इसके साइन उल्टे कर दिए जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये लिखा जाएगा एल जेड। तीसरा कंपोनेंट इसके बराबर एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर को लिखा, संवेग को लिखा, कोणीय संवेग ये निकलवा रहे थे। कोणीय संवेग होता है आर क्रॉस पी, हमने क्रॉस प्रोडक्ट इससे सॉल्व किया। आई का गुणांक एक्स, जे का गुणांक वाई, के का गुणांक जेड। ऐसे पी की वैल्यू लगाई, आई का गुणांक पी एक्स, आई का गुणांक आई के नीचे, जे का गुणांक जे के नीचे, के का गुणांक के नीचे। अब इनके अलग अलग कोफिशिएंट लिखते हैं हम। तो जब आई का गुणांक लिखेंगे तो आई को छिपा लेंगे, वाई की मल्टीप्लाई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, इसको छिपाया एक्स पी जेड माइनस पी एक्स जेड। इस प्रकार से हमने अगला पद भी किया। इधर कोणीय संवेग एल को उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, आई कैप एल एक्स, जे कैप एल वाई, के कैप एल जेड। अलग अलग कंपोनेंट की तुलना करा दी, कंपेयर करा दी। कंपेयर कराने भी ये आ गया। अब इनका फाइनल डिसीजन देखते हैं क्या है। एक्स वाई तल में जेड की वैल्यू 0, यहाँ पी जेड आ रहा है, ये कंपोनेंट 0 हो गया, ये जेड आ रहा है, ये 0 हो गया, तो एल एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0। एक्स वाई तल में जेड बराबर 0 रखने पर ये पूरा 0, इसमें यहां जेड आ रहा है, इसमें यहां जेड, एल वाई कंपोनेंट भी हो गया 0, इसमें जेड ना इधर आ रहा है ना इधर आ रहा है, तो जेड बराबर 0 का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एल जेड इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स।
तो ये जो है प्रूव्ड हो गया। इसमें यही कहा था कि दर्शाओ एक्स वाई तल में कोणीय संवेग का केवल जेड घटक ही होता है और दोनों घटक शून्य होते हैं। तो कोणीय संवेग का केवल जेड कंपोनेंट ही आया, वो दोनों कंपोनेंट शून्य हो गए। आज का कार्य इतना ही करते हैं, नेक्स्ट कार्य अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।